हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे होम साइंस के लिए मॉक टेस्ट, जो कि आपके डीएसएसबी यानी कि डोमेस्टिक साइंस के एग्जाम, एलटी ग्रेड के एग्जाम, बिहार पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्लास ये रहेगी। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भवती महिला के चेहरे, हाथों और पैरों में अचानक सूजन आ जाती है। वह लगातार सिर दर्द और दृष्टि में बदलाव की भी शिकायत करती है। संभावित चिंता क्या हो सकती है? ऑप्शन में है मध्य खाद्य विषाक्तता, प्रीक्लैम्सिया, निर्जलीकरण, सामान्य गर्भावस्था परिवर्तन। यानी कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसके चेहरे में, हाथों और पैरों में क्या आ जाती है? स्वेलिंग हो जाती है और उसको सिर दर्द की प्रॉब्लम आती है और दृष्टि यानी कि आंखों से जो रोशनी है ना, उसमें बदलाव यानी कि चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उसको ये सब जो शिकायत करती है, ये मतलब किस चिंता का कारण है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो आपके इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्री एक्लेम्सिया का कारण ये होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो ये आपका प्री एक्लेम्सिया होता है ना, ये एक प्रेगनेंसी की एक जटिल अवस्था होती है, आप ऐसा समझ सकते हैं। और इसमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर और प्रोटीन युक्त यूरिन आता है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन ज्यादा मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है। तो आपको जो आदर्श पारिवारिक बजट होता है वो कौन सा बजट होता है, आपको ये बताना है। साप्ताहिक बजट, घाटे का बजट, संतुलित बजट एंड बचत का बजट। तो जो आपका आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है वो होता है आपका बचत का बजट। ये कैसा होता है? आपका आदर्श पारिवारिक बजट के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के बजट में क्या होता है, जो इनकम होती है वो तो अधिक होती है और जो हमारी व्यय होता है वो कम होता है। इनकम ज्यादा आएगी, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, यानी कि जो व्यय हो रहा है ना, उल्टा बना दिया मैंने आई थिंक। देखिए, जो इनकम हो रही है वो ज्यादा हो रही है और जो हमारा व्यय हो रहा है वो कम हो रहा है। आय ज्यादा व्यय कम, ये क्या होता है? बचत का बजट का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है। तो सरकारी कर्मचारी है कोई, उसको सेवानिवृत्ति के बाद क्या प्राप्त होगा ये बताना है आपको। वेतन मिलेगी, पेंशन मिलेगी, बोनस मिलेगी या इनमें से कुछ नहीं। तो देखिए, सरकारी कर्मचारी है, सरकारी एम्प्लॉय, वो क्या हो रहा है, हो गया रिटायरमेंट हो गया, तो उसके उपरांत उसको वेतन तो मिलेगी नहीं। वेतन तो उसको मिलती है जो जॉब में रहता है, ठीक है। बोनस भी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगी उसको? मिलेगी पेंशन, ठीक है। जो सरकारी कर्मचारी हैं आपके, जो क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है जिनका, उनको बाद में पेंशन मिलती है। पर अब ये पेंशन वाली सुविधा भी खत्म कर दी गई, उनको लास्ट में बस बोनस या फंड के रूप में जो भी उनका होता है वो एक साथ ही उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ना कि पेंशन बांधी जाती है, ठीक है। जो पेंशन होता है, पेंशन क्या होती है? पेंशन एक नियमित भुगतान होता है, जो क्या, जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के आधार पर दिया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, हल्दी के दाग छुड़ाने की विधि है। तो जो आपके हल्दी के दाग छुड़ाने की विधि है ना, ये क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन में ग्लिसरीन द्वारा, डिटर्जेंट द्वारा, नमक द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी के दाग आपके ग्लिसरीन से नहीं छूटते हैं, ना ही डिटर्जेंट से छूटते हैं, ना ही नमक के द्वारा छूटते हैं। किससे छूटते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हल्दी के दाग हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? नींबू का रस लेना चाहिए, बेकिंग सोडा लेना चाहिए या आपको सिरका का उपयोग करना चाहिए। और उसको क्या करना चाहिए? दाग पर लगाना चाहिए, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए, फिर पानी से धो लेना चाहिए। हल्दी का दाग ऑटोमेटिक छूट जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो आपका जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान है ना, कहाँ पे सिचुएटेड है आपको ये बताना है। मैसूर में है, दिल्ली में है, गुजरात में है या आपका छत्तीसगढ़ में। तो जो आपका केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? CFTRI के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। किस नाम से? CFTRI। इसकी फुल फॉर्म है CFTRI की क्या है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान। तो ये कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है, ये स्थित है आपका कहाँ पे? मैसूर में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। और इसकी जो स्थापना की गई थी,
ये की गई थी 21 अक्टूबर। ठीक है, कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1950 यानी कि 1950 में मैसूर यानी कि कर्नाटक में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका बता देती हूँ, जो CFT आ रही है ना, इसकी फुल फॉर्म एक बार बता देती हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। क्या है? CFTRI। देखिए, C से क्या हो जाएगा आपका? सेंट्रल यानी कि केंद्रीय। F से आ जाएगा आपका फूड यानी कि खाद्य। T से क्या आ जाएगा? प्रौद्योगिकी यानी कि क्या बोल सकते हैं हम? टेक्नोलॉजी के नाम से इसको जान सकते हैं। R से हो गया हमारा रिसर्च यानी कि शोध। I से हो गया हमारा इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, बालक में अच्छी आदतें डालने का सही समय क्या है? यानी कि ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जो हम बच्चों में अच्छी आदत यानी कि गुड हैबिट सिखा सकते हैं बच्चों को? किशोरावस्था में, जन्म के प्रथम 5 वर्ष में, जब भी आपको आवश्यक लगे, जब भी सुविधा हो आपको तब, या कभी नहीं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जीवन के प्रथम 5 वर्ष में क्या कर सकते हो आप? बालक में अच्छी आदतें डालने का ही सही टाइम पीरियड होता है। ठीक है, देखिए जीवन के पहले 5 वर्ष जो होते हैं ना, जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तो वो हमेशा क्या करता है? पॉजिटिव फीलिंग होती है उसके अंदर, यानी कि सकारात्मक अनुभव और स्नेहपूर्ण संवेदनशील रिश्तों के विकास को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। और वो क्या करता है? जल्दी से चीजों को समझ सकता है, उसको लगता है जो बताया जा रहा है वही सच है। तो ये टाइम पीरियड अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किस आयु के दौरान शिशु अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होने लगता है? यानी कि कौन सा टाइम, मतलब एज ऐसी है, टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें बच्चा क्या करता है? अनजान व्यक्ति को देखकर डरने लगता है। ऑप्शन में है 8 से 12 माह है, 5 से 6 माह है, 2 से 6 माह है, या 7 से 6 माह है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, यानी कि 8 से 12 महीने का जो बच्चा होगा ना, वो अनजान व्यक्ति को देखकर डरने लगता है, यानी कि भयभीत होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तभी करिएगा, अगर नहीं अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉक टेस्ट लास्ट में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपके 50 क्वेश्चन है इसमें समथिंग, तो 50 में से कितने अप्रॉक्स आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, आपकी बहन अपना क्रैच खोलना चाहती है, इसके लिए उसे किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए? क्वेश्चन क्या है आपका? इस बार आपने एग्जाम में देखा है कि मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है, तो उसी लिए आपके लिए मॉक टेस्ट उसी तरीके से रेडी किया गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका? आपकी बहन है वो अपना क्रैच खोलना चाहती है, इसके लिए किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए? अनौपचारिक शिक्षा पर, बच्चों की सुरक्षा पर, स्वस्थ खाने की आदतें पर, या मनोरंजन की सुविधाएं पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, यानी कि औपचारिक शिक्षा। ठीक है, ये जो क्रैच होता है ये मुख्य रूप से क्या होता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय क्रैच योजना के तहत ही संचालित कर सकते हैं। किसके अंतर्गत कर सकते हैं? किसके अंतर्गत हम क्रैच खोल सकते हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। और इसमें क्या होता है? 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए डे केयर की सुविधा भी प्रदान की जाती है। और ये जो योजना है ना, ये इस योजना के तहत जो सरकार है वो सब्सिडी भी प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है? ऑप्शन में है खेल केंद्रित उपागम, बाल केंद्रित उपागम, कला केंद्रित उपागम, या शिक्षा केंद्रित उपागम। तो बात हो रही है बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर जो शिक्षा प्रदान की जाती है ना, वो कैसे प्रदान की जाती है? बाल केंद्रित उपागम प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, नेहरू युवा केंद्र का उद्देश्य कौन सा है? तो जो आपका नेहरू युवा केंद्र है ना, इसका उद्देश्य क्या है? धर्मनिरपेक्षता है, आत्मनिर्भरता है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो नेहरू युवा केंद्र, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1972 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो है आपका कहाँ? दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेहरू युवा केंद्र की स्थापना
1972 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और ये एक स्वायत्त संगठन के रूप में सन 1987 से 1988 में क्या हुआ? स्थापित भी की गई। कई जगह आपको ये भी देखने को क्या होता है? मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? और इसका जो उद्देश्य था ना, इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण युवाओं को राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करना और व्यक्तित्व और कौशल का क्या करना? विकास करना। तो इसके जो उद्देश्य थे, इसमें धर्मनिरपेक्षता भी थी और आत्मनिर्भरता भी थी। तो जब वो दोनों चीजें थी तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, महिलाओं ने जीन्स पहनना किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो जो महिलाएं हैं जीन्स पहनती हैं तो कब प्रारंभ किया? आपको ये बताना है। 1920 में, 1955 में, 1950 में या 1975 में? तो महिलाओं ने जीन्स पहनना स्टार्ट किया था आपका 1950 में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, SMOI का पूर्ण रूप, यानी कि ये बताना है आपको SMOI का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन में है सिल्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत में सिल्क मार्क ओरिएंटेशन, सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत में सिल्क मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेशन। तो बात हो रही है SMOI के फुल फॉर्म की। तो जो आपका SMOI का फुल फॉर्म होता है वो होता है सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको क्वेश्चन? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? जरूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है आपका, रेड रिबन एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से किसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है? किसके बारे में क्या बात हो रही है? रेड रिबन एक्सप्रेस। कभी कभी ये रेड रिबन एक्सप्रेस ना देके RRE देता है, तो आप लोग क्या होते हो? कंफ्यूज हो जाते हो कि RRE है क्या। तो RRE की फुल फॉर्म होती है रेड रिबन एक्सप्रेस होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और इसलिए ट्रेन चलाई गई थी। तो ट्रेन के माध्यम से किसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी आपको ये बताना है। एनीमिया के बारे में, HIV एड्स के बारे में, कुपोषण के बारे में, या उच्च रक्तचाप के बारे में? तो रेड रिबन एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से जो जानकारी दी गई थी वो आपको दी गई थी किसके बारे में? HIV एड्स के बारे में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपकी रेड रिबन एक्सप्रेस थी ना, इसको पहली बार 1 दिसंबर को कब चलाया गया था? 1 दिसंबर 2027, यानी कि 1 दिसंबर 2007 में इसको चलाया गया था। और इसको नई दिल्ली में विश्व एड्स दिवस पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है। तो मानव शरीर में एकमात्र धमनी ऐसी कौन सी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन करती है? ऑप्शन में है दाई हार्दिका धमनी, फुफ्फुसी धमनी, बाई हार्दिकी धमनी, या ग्रीवा धमनी। तो जो क्या करती है? ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन करती है, वो आपकी हो जाती है फुफ्फुसी धमनी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है वह कौन सी होती है? वह फुफ्फुसी धमनी होती है। यह धमनी हृदय से ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, जहां रक्त में क्या किया जाता है? ऑक्सीजन मिलाई जाती है। और सभी अन्य जो धमनियां होती है ना बाकी के, वो शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। बल्कि इसमें क्या होता है? जो फुफ्फुसी धमनी होती है वो अपवाद होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके SEWA का संक्षिप्त रूप क्या है? यानी कि आपको ये बताना है SEWA यानी कि सेवा की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन में सेल्फ एजुकेशन वुमेन्स एसोसिएशन, सेल्फ एम्फेसिस वुमेन्स एम्पावरमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, सेल्फ एजुकेशन वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो जो सेवा यानी कि सेवा SEWA का जो संक्षिप्त रूप होता है ना, वो होता है क्या? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यह जो है ना, यह एक ट्रेड यूनियन है जो अनौपचारिक क्षेत्र की स्वरोजगार वाली महिलाओं के अधिकारों और उनके काम की परिस्थितियों में सुधार के लिए काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत ने अपना शिक्षा उपग्रह एडुसेट का प्रमोशन किस वर्ष किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो क्या है, भारत ने अपना शिक्षा उपग्रह एडुसेट का प्रमोशन किस वर्ष किया? आपको ये बताना है, वर्ष 2000 में, 2008 में, 2005 में या 2009 में। तो जो एडुसेट का क्या किया गया था, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका एडुसेट है ये एक शिक्षा उपग्रह है, ठीक है, यानी कि शैक्षिक उपग्रह है। और एडुसेट को हम जी सेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एडुसेट को किस नाम से जाना जाता है? एडुसेट को जी सेट के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। एडुसेट का दूसरा नाम क्या है? जी सेट है। और ये आपका आया था 2004 में। कब? सितंबर 2004 में इसका प्रमोशन किया गया था। और ये इंडिया का क्या था? यह भारत का पहला समर्पित शैक्षिक उपग्रह था, जिसे विशेष रूप से किसके लिए बनाया गया था? शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाया गया था, ठीक है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेस्तरां किस प्रकार की सुविधा है? यानी कि आपको ये बताना है, जो रेस्तरां यानी कि जो रेस्टोरेंट होता है वो किस प्रकार की सुविधा है? संस्थागत सुविधा है, व्यापारिक सुविधा है, आंतरिक सुविधा है या सार्वजनिक सुविधा है? तो जो आपका रेस्तरां होता है ना, ये एक व्यापारिक सुविधा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेस्टोरेंट जो होता है ना, यानी कि रेस्तरां एक ऐसी सुविधा होती है जो ग्राहकों को भोजन और पेय पदार्थ प्रदान करती है, ठीक है। यह कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है आपको, ठीक है। इसमें जैसे आपका टेबल सेवा, काउंटर सेवा, सेल्फ सर्विस जैसे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, कपड़ों के उचित ताप के समायोजन के लिए विद्युत इस्त्रियों में क्या बने रहना चाहिए? ठीक है। ऑप्शन में स्त्रियों के भीतर की ताप स्थायी, स्त्रियों के भीतर की ऊष्मा, स्त्रियों की ऊष्मा की प्रवाह गति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात हो रही है कपड़े के उचित ताप के समायोजन के लिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? विद्युत स्त्रियों में क्या बना रहना चाहिए? स्त्रियों के भीतर ताप स्थायी होना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होती है? आपको ये बताना है। ऑप्शन में है 12 महीने के आसपास, 6 महीने के आसपास और 4 महीने के आसपास, 2 महीने के आसपास। तो इसमें आपको क्या बताना है? राइट आंसर बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत होती है ना, तो वो होती है आपकी लगभग 6 महीने के आसपास। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 महीने के पहले, जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चा क्या करता है? बच्चा केवल माँ के दूध के ऊपर निर्भर रहता है। उसके बाद 6 महीने के बाद वो बाहर से पोषक तत्वों को लेना शुरू कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, मृदा युक्त जल डैश के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो जो आपका मृदा युक्त जल होता है ना, किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? आपको ये बताना है। ऑप्शन में ब्रोमीन है, कैल्शियम ऑक्साइड है, आयोडीन है, फिटकरी है। तो बात हो रही है आपके मृदा युक्त जल की। तो जो आपका मृदा युक्त यानी कि मिट्टी वाला जल होगा, उसको फिटकरी के माध्यम से क्या करते हैं? शुद्ध कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा हो रहा है? बात हो रही है विटामिन ए की कमी की। तो विटामिन ए की कमी से जितने भी आंखों के संबंधित रोग होते हैं ना, तो आंखों से संबंधित रोग सारे विटामिन ए की कमी से होते हैं। और इसमें आपसे ये पूछा हुआ है कि पहला लक्षण कौन सा है। ऑप्शन में जीरोफैथलेमिया, केरोटोमलेशिया, रतौंधी और ऑस्टोमलेशिया। तो जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रतौंधी। तो जो पहला लक्षण होता है विटामिन ए की कमी से, वो होता है आपका रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है कि कम रोशनी में देखने में कठिनाई होती है। और जो आपका जीरोफैथलीमिया दिया हुआ है, इसमें क्या होता है? आंखों में सूखापन देखा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रायः इसे फलों की शर्करा भी कहा जाता है। तो फलों की शर्करा किसे कहा जाता है? आपको ये बताना है। फ्रक्टोज को कहा जाता है, ग्लूकोज को कहा जाता है, गैलेक्टोज को कहा जाता है या सुक्रोज को कहा जाता है? तो जो आपका क्या फलों की शर्करा होती है ना, तो फलों की शर्करा फ्रक्टोज को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फलों को शर्करा को फ्रक्टोज के नाम से भी जाना जाता है और लेबुलोज के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। और ये जो होता है ना, ये एक प्रकार की नेचुरल शर्करा होती है, यानी कि प्राकृतिक शर्करा होती है, जो मुख्य रूप से फल में, शहद में और कई प्रकार की वेजिटेबल्स में भी देखने को मिलती है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन है आपका, सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं? बात हो रही है किसके लिए? अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए। तो इसके लिए कच्चा टाका लगाते हैं, हेमिंग टाका लगाते हैं, तिरछी कच्ची सिलाई टाका लगाते हैं या समकच्चा टाका लगाते हैं। तो सिलाई करते समय जो हम अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं वो लगाते हैं तिरछी कच्ची सिलाई टाका। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। इससे क्या होता है, कपड़ा हमारा आसानी से जुड़ जाता है। जैसे ये क्या है हमारा, ये हमारा एक समझ लो ब्लाउज का पीस है। ये अच्छे से बना देती हूँ मैं इसको। तो इसमें राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन सी है। जैसे ये हमारा एक पीस है, हमको इसमें क्या है, अस्तर का कपड़ा जोड़ना है। अस्तर तो हमारे पूरे में लगता नहीं है, अस्तर का कपड़ा हमारा हो गया ये वाला। ठीक है, इस टाइप से देखिए, इस टाइप से हमें क्या करना है, कपड़े को अपना जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, कच्ची इसमें क्या करेंगे, तिरछी सिलाई टाका लगाएंगे। इस टाइप से क्या करेंगे, तिरछी कच्ची सिलाई टाका लगाएंगे। तो यही होता है हमारा। ठीक है, क्लियर है आपको क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए? अवसर पर, फैशन पर, क्रियाशीलता पर या इनमें से सभी पर? तो कपड़ों का हम चुनाव कर रहे हैं तो हम अवसर भी देखेंगे कि हमको शादी के लिए कपड़े पहनने चाहिए। हमको किसके लिए, शादी में पहनने के लिए कपड़े ले रहे हैं हम, या हल्दी में पहनने के लिए ले रहे हैं, या मेहंदी में पहनने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अगर हल्दी में पहनने के लिए लोगे तो येलो लोगे, मेहंदी में पहनने के लिए लोगे तो कैसे लेते हो, ग्रीन लेते हो। और इसी तरह किसी और बर्थडे पार्टी के लिए ले रहे हो तो उसके लिए अलग करोगे, डेली वियर के लिए अलग कपड़े पहनते हो। तो अवसर भी देखा जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, फैशन पे बात आती है। तो वस्त्रों के चुनाव में भी फैशन को भी देखा जाता है। अब आज के टाइम पे क्या चल रहा है, आज के टाइम पे प्लाजो और पैंट चल रहे हैं, ना कि आपके चूड़ीदार सलवार चल रही है। तो फैशन के अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हो, कपड़े का चुनाव करते हो। इसी में आता है आपकी क्रियाशीलता। आपको काम क्या करना है, शादी में जाना है किसी की, तो आपको काम करना नहीं है, तो आपको हैवी कपड़े क्या कर सकते हो, पहन सकते हो। वहीं आपको अगर घर के काम करना है तो उस टाइप के आपको कपड़े चाहिए जो आप क्रियाशीलता में कंफर्टेबल हो आपके कपड़े, उसी टाइप के आप कपड़ों का क्या करते हो, चुनाव करते हो। अच्छा, आप लोग ये बताओ, घर पे लहंगा पहन के क्यों नहीं घूमते हो? क्योंकि उसमें कपड़ों में क्रियाशीलता, कोई भी काम आप आसानी से कर नहीं सकते हो। घर में या तो आप लोग नॉर्मल सलवार सूट या टी शर्ट लोअर में घूमते हो। क्यों? क्योंकि काम करना पड़ता है। और शादियों में हम अलग कपड़े पहनते हो। तो यही होते हैं हमारा डिफरेंस। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कॉलर और कफ की सिलाई में किस प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल करते हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ती, यानी कि कैसी होती है, इनविजिबल हेमिंग होती है आपकी। तो कॉलर और कफ की सिलाई में कौन सी सिलाई करोगे आप? तिरछी हेमिंग करोगे, सीधी हेमिंग करोगे, स्लिप हेमिंग करोगे या ब्लैंकेट हेमिंग करोगे? तो जो आप इसमें करोगे ना, किसमें, कफ और कॉलर और कफ के लिए, उसमें आप करोगे तिरछी हेमिंग। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तिरछी हेमिंग को ना स्लैंट हेमिंग के नाम से भी जानते हैं, SLANT। ठीक है, स्लैंट हेमिंग के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या करती है, जो कि दिखाई नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, LEAF का अभिप्राय है, यानी कि आपको ये बताना है LEAF की फुल फॉर्म क्या है। किसकी फुल फॉर्म, LEAF की फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है लॉस्टिंग इकोलॉजिकल अपैरेल एंड फैब्रिक्स, लेबलिंग इकोलॉजिकल अप्रूव्ड फैब्रिक्स, लेटेस्ट इकोलॉजिकल अप्रूव्ड फैशन या लीन इकोलॉजिकल अपैरेल एंड फैशन। तो बात हो रही है आपकी किसकी, लीफ की। तो जो लीफ की फुल फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, लीफ की फुल फॉर्म है लेबलिंग इकोलॉजिकल अप्रूव्ड फैब्रिक्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, गृह विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ। तो गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, आपको ये बताना। ऑप्शन में घर का विज्ञान, गृह कला, गृह अर्थशास्त्र या घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान। तो जो आपका गृह विज्ञान होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, गृह प्लस विज्ञान। गृह का मतलब होता है घर, विज्ञान का क्या होता है, तरीकों को क्रमबद्ध तरीके से वैज्ञानिक ढंग से करना। तो गृह विज्ञान का हमारा वास्तविक अर्थ हो जाता है घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। तो दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं होता, लघुकालिक लक्ष्य नहीं होता, सार्वभौमिक लक्ष्य नहीं होता या मध्य
वर्थी लक्ष्य नहीं होता। देखिए जो आपके लक्ष्य यानी कि गोल्स होते हैं ना, उसको समय के आधार पर यानी कि टाइम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। उसमें आपका आ जाता है दीर्घकालीन लक्ष्य आ जाता है, लघुकालीन लक्ष्य आ जाता है आपका, और मध्यवर्ती लक्ष्य आता है। क्या नहीं आता है? तो सार्वभौमिक लक्ष्य नहीं आता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इस पुस्तक के लेखक का नाम चुने। मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। तो आपको ये बताना है मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग के राइटर कौन है। ऑप्शन में है हैरिट गोल्डस्टीन एंड वीटा गोल्डस्टीन, लॉन्गवर्थी, निकल एवं डॉर्सी या ग्रेस एवं क्रैंडल। तो बात हो रही है मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग की। तो जो आपका मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग है ना, इसके जो लेखक हैं यानी कि इसके राइटर हैं निकल एवं डॉर्सी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, कौन सी एजेंसी ISI चिन्ह प्रदान करती है? कौन सी एजेंसी ऐसी है जो ISI चिन्ह को प्रदान करती है? आपको ये बताना। ऑप्शन में है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो आपका बात हो रही है ISI चिन्ह की। तो जो आपकी ISI चिन्ह प्रदान करती है वो करती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो आपका ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ना, इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये BIS की फुल फॉर्म है। किसकी है? BIS की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है कि BIS की फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसके लिए? जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए बिल लेना आवश्यक नहीं है, विज्ञापनों से प्रभावित होना चाहिए, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात हो रही है जागरूक उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन लोग होते हैं? जो सामान खरीदते हैं। तो अगर जो बात की जाए किसके लिए, किसकी बात की जाए? जागरूक उपभोक्ता की। तो जागरूक उपभोक्ता वो होते हैं, बिल लेना आवश्यक नहीं है, ये बात तो एकदम गलत है। अगर वो बिल ही नहीं लेंगे तो जागरूक उपभोक्ता कैसे हैं? विज्ञापन से प्रभावित ऐसे व्यक्तियों को नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपभोक्ता अधिकारों के प्रति क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए। ठीक है। और जो आपका कंज्यूमर होता है यानी कि उपभोक्ता, तो उपभोक्ता वो होता है जो मूल्य अदा करके कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। ठीक है। और जागरूक उपभोक्ता बने रहने के लिए कुछ बातें होती हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे वस्तु को खरीदते समय लेबल चेक करना चाहिए। जो लेबल पर वस्तु की मात्रा होती है, मतलब उसकी कितनी मात्रा है, कितना वेट है उसका, कब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, कब इसकी एक्सपायरी डेट है, इसका मूल्य क्या है, इसका बैच नंबर क्या है, इसका कोड नंबर क्या है, ये सब चीजें ध्यान देनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से किसके हिस्से में है? ठीक है। घरेलू माहौल में है, व्यापक माहौल में है, निकटवर्ती माहौल में है, या बाह्य माहौल में है? तो बात हो रही है परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियों की। तो ये आपके किस में आते हैं? ये आते हैं आपके किस में? निकटवर्ती माहौल में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, लेटी के अंतर्गत आता है। तो लेटी के अंतर्गत क्या आते हैं? संतुलन रेखा आकार, तौलिया कपास जूट, बिब नाइट गाउन या डायपर, ऊन नायलॉन शीशा रेशा। तो जो आपके बात हो रही है लेटी के, तो लेटी के आपके अंतर्गत आते हैं बिब, नाइट गाउन और डायपर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेटर में संपीड़क यानी कि कंप्रेशर में जो गैस होती है वो गैस कौन सी होती है? आपको ये बताना है। फ्रेऑन 10 होती है, फ्रेऑन 11 होती है, फ्रेऑन 12 होती है, फ्रेऑन 13 होती है। तो जो आपके रेफ्रिजरेटर के संपीड़क यानी कि कंप्रेशर में जो गैस होती है वो होती है फ्रेऑन 12। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कमरे का रंग प्रयोग के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ। ठीक है। ऑप्शन है अनुपात, फीकी दीवारें और छत के साथ गाढ़े रंग की सजावट, संतुलन यानी कि फीके रंग के कमरे में गाढ़े रंगों का छितराना प्रयोग, रिदम, हल्के नीले रंगीन दीवार वाले कमरे में नीले रंग का सोफा, या आकर्षण केंद्र यानी कि सफेद दीवार पर क्रीम रंग का पेंटिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है। तो देखिए बात हो रही है किसकी? कमरे में रंग प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा।
सफेद रंग की आपकी दीवार है, उस पर क्रीम कलर का पेंट करोगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मकान की दिशा या स्थापन इस प्रकार हो कि प्राकृतिक तत्वों का अधिक से अधिक लाभ मिले, उसको क्या कहते हैं? अवस्थान कहेंगे, कक्ष विस्तार कहेंगे, सौर विकिरण कहेंगे या दिशामान कहेंगे? तो मकान की दिशा या स्थापन इस प्रकार हो कि प्राकृतिक तत्वों से अधिक लाभ मिले, उसको हम अवस्थान के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? बात हो रही है अवर्णक रंग योजना की। तो अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल करेंगे? विपरीत रंग का, प्राथमिक रंग का, गौर रंग का या उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण? तो बात हो रही है आपकी अवर्णक रंग योजना की। तो अवर्णक रंग योजना में हम उपयोग करेंगे उदासीन रंग का मूल्य रूपांतरण। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अवर्णक रंग होते हैं ना, अवर्णक रंग को हम एक्रोमेटिक रंग योजना के नाम से जाने जाते हैं। और जो आपके एक्रोमेटिक यानी कि अवर्णक रंग योजना होती है, इसमें केवल आपके काले, सफेद और ग्रे रंगों का संयोजन का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है? तो आपको ये बताना है किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होगी। हैलोजन लैंप में, फ्लोरोसेंट लैंप में, प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड लैंप या सोडियम वेपर लैंप में? तो जो आपके लैंप में ऊर्जा की बचत होती है ना, वो किस में बचत होती है? वो होती है आपके प्रकाश उत्सर्जी डायोड लैंप यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड लैंप। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रसार कार्य कर्मियों को कार्य आरंभ करने के पूर्व पहला कदम क्या उठाना चाहिए? बात हो रही है प्रसार कार्य कर्मियों की। तो जो आपके प्रसार कार्यकर्ता यानी कि एक्सटेंशन वर्कर होते हैं, उनको कार्य को स्टार्ट करने से पहले पहला कदम क्या उठाना चाहिए, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है, ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं की समझ लेनी चाहिए, कार्य क्षेत्र में संपूर्ण वातावरण एवं परिस्थितियों का अध्ययन कर लेना चाहिए, या लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, या प्रशिक्षित विशेषज्ञों से ग्रामीण की भेंट करवाई जानी चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य जो उनकी आवश्यकता है ना, उनको समझ लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आगे कार्य करना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक ऐसा प्रदर्शन जहां ऐसी किसी नई तकनीकी योग्यता को बताया जाता है जिसकी सफलता पहले ही परखी जा चुकी है। तो ऑप्शन में है, इसमें क्या कहलाएगा आपको ये बताना। ऑप्शन में परिणाम प्रदर्शन कहलाएगा, विधि प्रदर्शन कहलाएगा, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन कहलाएगा या क्षेत्र प्रदर्शन कहलाएगा? तो बात हो रही है एक ऐसा प्रदर्शन जहां ऐसी किसी नई तकनीकी योग्यता को बताया जाता है, किसकी एबिलिटी को बताया जाएगा, जिसकी सफलता को क्या किया जाता है, पहले से ही परखा जा चुका है। तो इसको हम क्या जानेंगे, इसको हम परिणाम प्रदर्शन के रूप से जानेंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ITK का प्रतीक क्या है? किसकी बात हो रही है, ITK। तो ITK का सिंबल क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में पारंपरिक तकनीकी ज्ञान है, भारतीय टेलीफोनिक ज्ञान है, एकीकृत तकनीकी ज्ञान है या एकीकृत ट्रिप काइंड है? तो ITK का जो प्रतीक होता है वो होता है पारंपरिक तकनीकी ज्ञान। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अपना स्कोर जरूर काउंट करते जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। क्वेश्चन में आपके प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र क्या है, यानी कि असीमित है, बहुआयामी है, निर्धारित है या द्विआयामी है? तो आपका प्रसार कार्यकर्ता का जो कार्य क्षेत्र है ना, वो बहुआयामी होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका जो प्रमुख कार्य होता है ना, ग्रामीण विकास में सहयोग देना। और प्रसार कार्यकर्ता का काम खेत पर जाकर, घर में जाकर लोगों के साथ संपर्क करना, उन्हें नई नई जानकारी देना। ठीक है, ये सब इनके काम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक पारदर्शी फ्रेम की हुई तस्वीर जिसमें संकेंद्रित प्रकाश किया गया हो क्या कहलाएगी? फिल्म स्ट्रिप कहलाएगी, ट्रांसलाइट कहलाता है, फिल्म स्लाइड कहलाता है या मोशन पिक्चर कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है फिल्म स्लाइड। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक पारदर्शी
फ्रेम की हुई तस्वीर जिसमें सकेंद्रित प्रकाश प्रवेश की जाती है वह फिल्म स्लाइड होती है। स्लाइड में क्या होती है, मुद्र प्रिंट मीडिया होता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रिंट मीडिया से जानते हैं। इसमें जो फिल्म होती है ना 35 किसमें 35 mm की होती है, ठीक है, 35 mm की होती है। और ये जो किसमें होती है, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड में 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर में लगी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, एफडीआईस्कोप का दूसरा नाम क्या है। किसका, एपीडाईस्कोप का दूसरा नाम क्या है। स्लाइड प्रोजेक्टर है, ओपेक प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है या मूवी प्रोजेक्टर है। तो जो आपका एपीडाईस्कोप है इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है ओपेक प्रोजेक्टर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। 1976 में, 1962 में, 1982 में या 2010 में। तो जो आपका राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया, ये किया गया सन 1962 में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी से होता है घेंघा नामक रोग। और ये जो है ना, इसकी जो स्थापना यानी कि इसकी शुरुआत तो की गई थी 1962 में, पर इस कार्यक्रम को बाद में सन 1992 में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का नाम दिया गया। मतलब पहले इसका नाम क्या था, देखिए जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1962 में तब इसका नाम था राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण। बाद में सन 1992 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है। तो आपको ये बताना है जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन में कलकत्ता में, दिल्ली में, बेंगलोर में या हैदराबाद में। तो जो आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है वो आपका कहाँ स्थित है, वो आपका स्थित है हैदराबाद में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी कि NIN, ठीक है, नेशनल, ठीक है, क्या है आपका NIN है। तो NIN को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहा जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1918 में, ठीक है। और ये मूल रूप से कहाँ है, तमिलनाडु के कुन्नूर में स्थित है, ठीक है। पर पहले तो ये कहाँ था, पहले ये 1988 में जब इसकी स्थापना हुई थी तभी आपका स्थित था कहाँ पे, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कुन्नूर में। पर 1958 में इसका स्थानांतरण किया गया। इसका स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया, हैदराबाद में। तो आज भी ये हैदराबाद में स्थित है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको हैदराबाद के साथ ही जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, जिला ग्राहक विवाद सुधार अदालत मुआवजा सहित कितने रकम तक के लिए केस ले सकते हैं। ऑप्शन में 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख या 1 लाख। तो जिला ग्राहक विवाद सुधार अदालत मुआवजा सहित आपके किसमें क्या ले सकते हैं, तो इसमें 10 लाख का मुआवजा सहित रकम ले सकते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन कार्यरत हैं। भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारतीय सेवक समाज है, कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ है, या भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय, या इनमें से सभी। देखिए आप लोग, तो विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक, जो आपके सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु है ना, तो उसमें आपका भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भी आपकी शामिल है, कस्तूरबा मेमोरियल फंड और हिंद कुष्ठ निवारण संघ भी शामिल है, भारतीय बाल कल्याण परिषद और अखिल भारतीय भी शामिल। तो ये सभी शामिल है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन की तुलना में किसको किया जाता है, ठीक है। किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन की तुलना किससे की जाती है, इच्छाओं से, लागत से, संसाधनों से या उद्देश्यों से। तो विकासकारी कार्यक्रम की मूल्यांकन की जो तुलना की जाती है ना, वो की जाती है उद्देश्यों से। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, सोशल मीडिया से, परिवार से, विद्यालय से या खेल के मैदान से। तो बात हो रही है बालक के सामाजिकरण की। तो बालक का सामाजिकरण आपका प्रारंभ होता है कहाँ से, परिवार से। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो आज की क्लास हमारी यहीं एंड होती है। आप लोग लास्ट में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अब ये टाइम आपका एग्जाम टाइम है, आपके एग्जाम आने वाले हैं। जैसे आपका एलटी ग्रेड का एग्जाम है आपको 21 दिसंबर का, डीएसएसबी का उससे पहले एग्जाम है आपका 14 दिसंबर को। तो आपको प्रैक्टिस अपनी करती रहनी चाहिए। हो सकता है बिहार पीजीटी का भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाए, तो आपको अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन की जारी रखनी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।